Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलेगा। तो इस लाइव क्लास में आप लोग सभी स्टूडेंट यह 7 बजे लाइव क्लास वाले वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से क्लास 12 का रसायन विज्ञान का नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आप लोग एक रफ रख लीजिए सामने और इसे नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग समझेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? तो इसका उत्तर होगा द्रव्य की वह अवस्था। ध्यान देंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अर्थात जैसे यह कलम देख रहे हैं तो कलम का आकार हमें मालूम है। तो जब आकार मालूम है तो इसका आयतन मालूम है, इसी को क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। तो ठोस क्या है समझ में आ गया होगा कि उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण में ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि ये सब क्या हैं? ठोस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण क्या हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भी है ठोस अवस्था के गुण। अब नीचे लिखेंगे ठोस अवस्था के गुण जो हैं निम्न हैं। पहला जानकारी रखेंगे, ठोस का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। अब देखिए ठोस का क्या क्या निश्चित होता है? तो ठोस का जो आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, वह सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा लिखेंगे ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा होता है ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब क्या होता है? अधिक होना। इसके अंदर जो होते हैं, ठोस के अंदर जो आंतरिक आणविक आकर्षण बल जो होते हैं प्रबल, अधिक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अगला लिखेंगे चौथा, ठोसों में अंतरा आणविक दूरी क्या होती हैं? कम होती हैं। ठोस के अंदर जो होते हैं अंतरा आणविक जो दूरी होते हैं क्या होते हैं? कम होती हैं। अगला लिखेंगे पांचवा, ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत क्या होती है? कम होती है। ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। छठा हो जाएगा, इनके संघटक कण प्रत्येक अपने साम स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो ठोस के गुण समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। अब समझिए मोस्ट आईएमपी धीरे धीरे अब क्वेश्चन आएगा। तो ठोस के प्रकार क्या हैं? तो लिखेंगे ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अब समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। अब इसका उत्तर ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपका उत्तर तुरंत याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, वीडियो पर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, फोकस कीजिए, बाहरी और ध्यान मत दीजिए, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। वे ठोस होते हैं जिसमें लघु माने छोटा और दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, परासी मतलब दूरी। तो क्या लिखेंगे? वे ठोस जिनमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं? तो ये ग्रेफाइट, डायमंड, बर्फ, सोडियम क्लोराइड आदि ये सब क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इसमें से कई बार पेपर में आया है, पूछा गया है कंपटीशन में, बर्फ
कौन सा ठोस है? तो बर्फ जो है याद रखिएगा क्रिस्टली ठोस है। कौन ठोस है? क्रिस्टली ठोस होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, नमक कौन सा ठोस है? तो क्रिस्टली ठोस होता है। अब हम लोग समझेंगे अक्रिस्टली ठोस क्या है। अब इसका उत्तर देखेंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं क्रिस्टली ठोस में लघु एवं दीर्घ परासी, इसमें लघु और दीर्घ परासी व्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टली ठोस में तो केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। क्या लिखेंगे? वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। लघु का मतलब छोटा व्यवस्था होता है। और उसके ऊपर वाले में जो पढ़े अभी को क्रिस्टली ठोस में, उसमें दीर्घ और लघु दोनों परासी व्यवस्था होते हैं। तो दोनों क्रिस्टली आपको दोनों ठोस आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टली ठोस क्या है और अक्रिस्टली ठोस क्या है। अब इसका एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे रबड़ है, रबड़ में क्या होते हैं? लघु परासी व्यवस्था होते हैं। रबड़ है, मोम है, प्लास्टिक है, कांच है आदि लिख सकते हैं। सब क्या हैं? अक्रिस्टली ठोस हैं। तो समझ में आ गया होगा अक्रिस्टली ठोस क्या है और क्रिस्टली ठोस क्या है। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर बताइए। तो आप अंतर कैसे लिखेंगे? पहले अपने कॉपी में नोट करेंगे कि क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस में अंतर, और यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे और एक और लिखेंगे क्रिस्टली ठोस और दूसरे और लिखेंगे अक्रिस्टली ठोस। अब उसके बाद से पहला इसमें लिखेंगे, इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था है। क्रिस्टली ठोस के अंदर लघु एवं दीर्घ परासी क्या होते हैं? व्यवस्था होते हैं। और अक्रिस्टली ठोस में क्या होते हैं? इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि क्रिस्टली ठोस के अंदर लघु और दीर्घ, लघु मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा परासी व्यवस्था होता है। किसके अंदर? क्रिस्टली ठोस के अंदर। और अक्रिस्टली ठोस के अंदर केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। अब दूसरा अंतर जानेंगे। इसमें निश्चित एवं अनियमित ज्यामिति होते हैं। अब ये क्रिस्टली ठोस के अंदर एक निश्चित एवं नियमित क्या होते हैं? ज्यामिति होते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? इनमें जो होते हैं नियमित और ज्यामिति नहीं होते हैं। इसमें जो होते हैं नियमित और ज्यामिति नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं नियमित ज्यामिति होते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये दो अंतर। अब तीसरा अंतर जानेंगे। तो आप तीसरा में लिखेंगे, इसमें ठोसों को सुनिश्चित गलनांक होता है। इसमें ठोसों का क्या होता है? सुनिश्चित आपका क्या होता है? गलनांक होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें ठोसों का अनिश्चित गलनांक होता है। अब देखिए यहाँ पर सुनिश्चित है और यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है। बस थोड़ा सा बदलाव है अंतर में। अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो यहाँ सुनिश्चित लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनिश्चित होता है। तुरंत आपको याद हो गया। अब चौथा अंतर जानेंगे। चाकू से काटने पर क्रिस्टली ठोसों का निश्चित कटाव होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्रिस्टली ठोस में जब जानकारी रखेंगे कि चाकू से काटने पर, माने क्रिस्टली ठोस को अगर चाकू से काटते हैं तो उसमें एक निश्चित कटाव होता है। क्या होता है? एक नियमित कटाव होता है। इसमें लिखेंगे, चाकू से काटने पर अक्रिस्टली ठोस का अनियमित कटाव होता है। बस यहाँ थोड़ा देखिए, नियमित कटाव और यहाँ का लिखेंगे अनियमित कटाव। तो बस थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर, यही अंतर आपको याद करना है। एक अंतर याद तो दूसरा अंतर आपको याद हो जाएगा। अगर ये नोट्स आप तैयार अच्छे से कर लें तो निश्चित है आपको अंतर जो है 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो अपने कॉपी में रफ पे जरूर नोट करते रहिए। अब अगला अंतर जानेंगे, पांचवा। अब पांचवा अंतर है, क्रिस्टली ठोसों की प्रकृति विषम दैशिक होती है। क्रिस्टली ठोसों की प्रकृति जो होती है विषम दैशिक। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे विषम दैशिक क्या होती है और समदैशिक क्या होती है, इसी चैप्टर में बताया जाएगा। अब पांचवा इसमें क्या लिखेंगे, अक्रिस्टली ठोसों की प्रकृति क्या होती है? समदैशिक। अब यहाँ देखिए, विषम दैशिक और यह क्या है? समदैशिक होती हैं। तो आपको 5 अंतर तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इसे विषम दैशिक, इसमें क्या बोलेंगे? समदैशिक होती हैं। और छठा अंतर है, इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है। इनकी गलन जो उष्मा होती हैं वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं।
और इसमें जो लिखेंगे इसकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है। अब यहाँ देखेंगे यह निश्चित होती है और यह क्या है, अनिश्चित होती है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर समझ में आ गया होगा, तो अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो नीचे लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पहला ठोस का नाम क्या है, आयनिक ठोस है। क्या नाम है, आयनिक ठोस है। दूसरा नाम है आणविक ठोस है, और तीसरा का नाम है सहसंयोजी ठोस है, और चौथा का नाम है धात्विक ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हो गए, तो क्रिस्टलीय ठोस जो हैं 4 प्रकार के, चारों का नाम अपने कॉपी में नोट करिए, याद रख लीजिए। आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो आज जो है पहला दिन था, तो आज इतना प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार का। पहला का नाम है आयनिक ठोस, दूसरा का नाम है आणविक ठोस, तीसरा का नाम है सहसंयोजी ठोस, और चौथा का नाम है धात्विक ठोस। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो आयनिक ठोस का परिभाषा तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप वीडियो पे ध्यान देते हैं तो परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए आयनिक ठोस, जब आयनिक लिखा है आयनों से बने होते हैं, कितना आसान है। कहेंगे वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। वे ठोस जो किससे बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl जो है नमक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आदि। तो यह आपका एग्जाम्पल हो गया। NaCl क्या है, आयनिक ठोस होते हैं। CaO वो भी क्या है, आयनिक ठोस होते हैं। MgSO4 क्या है, आयनिक ठोस होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे आयनिक ठोस के गुण क्या है। तो यहाँ लिखेंगे आयनिक ठोस के गुण जो है निम्न पाए जाते हैं। पहला, आयनिक ठोस 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है धन आयन और दूसरा का नाम है ऋण आयन। पहला का नाम क्या, धन आयन, और दूसरा का नाम क्या है, ऋण आयन। दूसरा इसका जो गुण है, इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। इनके कणों के अंदर जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह दृढ़ होते हैं, दृढ़ मतलब कठोर होते हैं। फिर लिखेंगे इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। गलनांक मतलब गलन और क्वथनांक मतलब उबलना। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। पांचवा जो होगा, यह ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। यह ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और सुचालक का मतलब उसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाहित होता है। तो कहेंगे आपका 5वां में यह ठोस अवस्था, अगर ये वो ठोस में है तो कुचालक, और जलीय अवस्था में है तो क्या बोलेंगे, सुचालक होते हैं। अब हम लोग जानेंगे आणविक ठोस क्या है। तो आणविक ठोस की परिभाषा पहले समझेंगे। अब देखिए आणविक ठोस में कहेंगे वे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं। जिनके घटक कण जो होते हैं क्या होते हैं, अणु। आणविक है तो अणु बोलेंगे, कितना आसान है। यह पुनः ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंद ठोसों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसे जो है ध्रुवीय में, अध्रुवीय में, हाइड्रोजन बंद ठोसों में वर्गीकरण क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। किसमें किसमें, ध्रुवीय में, अध्रुवीय में, हाइड्रोजन बंद। यदि हाइड्रोजन बंद नहीं जानते हैं तो आगे चल के हाइड्रोजन बंद के बारे में बताया जाएगा। तो हाइड्रोजन बंद, ध्रुवीय, अध्रुवीय आपको पूरा अच्छे से आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है। अब आणविक ठोस का दूसरा परिभाषा जानेंगे। इसकी 2 परिभाषा है। वे ठोस जिनके अणु के मध्य, इनके अणु के मध्य, कहेंगे वे ठोस जिनके अणु के मध्य वैन डर वाल्स बल
वन बल वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। कितना आसान है। वे ठोस जिनके अणु के मध्य में, मध्य मतलब बीच में, अंडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन है, गंधक है, सफेद फास्फोरस है, ये सब क्या है? आणविक ठोस हैं। तो आणविक ठोस की दो परिभाषा समझ में आ गया होगा। अपने कॉपी में नोट करते चलिए, एक रफ अपने पास रखिए और नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस के गुण। आणविक ठोस के गुण क्या होते हैं? तो अब इसका गुण समझेंगे, बहुत आसान भी है। तो पहला बोला जाएगा यहाँ पर, इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं। तीक्ष्ण मतलब बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण बल होते हैं। तो इनके कणों के बीच में तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं। दूसरा होगा, इनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। उनके बीच में, मैंने आणविक जो ठोस होते हैं उनके बीच में अंडर वाल्स बल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तीसरा हो जाएगा, इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। इनका गलनांक जो हो, गलनांक मतलब गलना और क्वथनांक मतलब उबलना, तो यहाँ पे इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। चौथा लिखेंगे, यह वैद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लिखेंगे, यह वैद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो आणविक ठोस के गुण समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा? आपको एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। अब हम लोग समझेंगे धात्विक ठोस क्या है। अब धात्विक ठोस के बारे में समझेंगे। अब जानेंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है? तो इसका उत्तर होगा, वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जो धातु के गुण होते हैं, जिस ठोस में धातु के जो गुण पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे सभी धातुएं जो होते हैं क्या हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के गुण। अब धात्विक ठोस के गुण क्या क्या होते हैं? तो अब यहाँ लिखेंगे, धात्विक ठोस के गुण निम्न हैं। धात्विक ठोस के गुण क्या हैं? निम्न हैं। पहला बताएंगे, इनके मध्य मतलब बीच, इनके मध्य आकर्षण बल को ही धात्विक बंध कहते हैं। इनके मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वही आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? धात्विक बंध कहते हैं। दूसरा, इसके गलनांक बहुत अधिक होता है। जो धात्विक ठोस होते हैं उसका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तीसरा हो जाएगा, यह वैद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। यह वैद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका अर्थ यह है कि वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है। अगर कोई आपका धातु है, जब इसको गर्म करेंगे तो ऊष्मा का चालन होगा। जब चालन होगा तो इसका मतलब क्या मानेंगे? सुचालक का गुण पाया जाता है। तो अगला इसमें होगा, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो आघात वर्धनीयता का अर्थ यह हुआ, जब धातु को पीटते हैं तो चादर के नुमा बन जाए, उसी को क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो इसमें जो होता है धात्विक ठोस में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसे पीटने पर चादर के नुमा बन जाता है। पांचवा जानेंगे, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब यह है कि तार के नुमा इसे बनाया जा सकता है। जब इसे धात्विक ठोस को जब पीटा जाता है, हथौड़े से जब पीटते हैं तो तार के नुमा जब बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? तन्यता का गुण कहा जाता है। तो पांचवा समझ में आ गया कि इसमें कौन सा गुण पाए जाते हैं? इसमें तन्यता का गुण पाए जाते हैं। और छठवां होता है, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जो धात्विक ठोस होते हैं उसके अंदर जो होते हैं धात्विक चमक पाई जाती है। और सातवां होते हैं, इसमें रंगीन होने का गुण पाया जाता है। जो धात्विक ठोस होते हैं वह रंगीन होने के गुण पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा धात्विक ठोस के गुण। इसे अपने कॉपी में साथ में जब नोट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और अच्छे से नोट्स भी
तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग रफ पर लिखते चलिए, नोट करते चलिए, जिससे समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी या जालक ठोस क्या है। तो सहसंयोजक या जालक ठोस क्या है, तो इसका उत्तर जानेंगे। वे ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। तो वे ठोस जिसमें समान मीन्स क्या होता है, बराबर, और विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे सहसंयोजी या जालक ठोस कहते हैं। जैसे में सहसंयोजी ठोस कौन कौन होते हैं, तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है, और आदि लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, हीरा जो है यह कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। हीरा कौन सा ठोस है, तो हीरा याद रखेंगे सहसंयोजी या जालक ठोस होता है। ग्रेफाइट भी क्या होते हैं, जालक ठोस कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा सहसंयोजी या जालक ठोस क्या हैं। इसके अंदर जो अणु होते हैं वह सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सहसंयोजी जालक ठोस कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी या जालक ठोस के गुण क्या हैं। अब ये गुण के बारे में समझेंगे। तो सहसंयोजी या जालक के गुण जो हैं निम्न हैं। पहला लिखेंगे, तो पहला होते हैं कि यह दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब ये कठोर होता है। सहसंयोजी जो ठोस होते हैं वह क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। और दूसरा लिखेंगे, इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। इसमें किसका गुण पाया जाता है, तो भंगुर का गुण पाया जाता है। तीसरा लिखेंगे, इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब जब इसको गलाएंगे तो अधिक ताप की जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसका गलनांक जो होता है इसमें क्या है, उच्च है। अगला लिखेंगे, यह वैद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यह वैद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक का मतलब यह है कि इसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसमें, सहसंयोजित ठोस में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए क्या है, कुचालक होता है। तो समझ में आ गया होगा सहसंयोजी या जालक ठोस के गुण। तो आज क्या पढ़ाया गया, तो ठोस के प्रकार पढ़ें और इनके गुण पढ़ें। गुण पढ़ने के बाद से अब हम लोग मोस्ट आईएमपी के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे किष्टक जालक या त्रिविम जालक। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह कई साल के पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि किष्टक जालक से आप क्या समझते हैं या त्रिविम जालक से आप। आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे किष्टल जालक, त्रिविम जालक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह कई बार परीक्षा में आ चुका है कि किष्टक जालक या त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं। तो त्रिविम नाम से ही पता चल जा रहा है। त्रिविम मतलब तीन बीमा, जालक मतलब जाल, तीन जालों से घिरा हुआ। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में नोट करेंगे कि किसी भी ठोस की वह संरचना, किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को क्या करें, प्रदर्शित करते हैं, किष्टक जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। किसी भी ठोस की वह संरचना, संरचना मतलब इसकी आकृति जो उसकी त्रिविम संरचना को क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे, किष्टक जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। जब 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ेंगे, लिख करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि किष्टक जालक की परिभाषा। तो किष्टक जालक समझ में आ गया है। अब ये किष्टक जालक है, इसमें त्रिविम संरचना है। एक आपका एक बीमा, द्वि बीमा और इधर त्रिविमी इसमें क्या होते हैं, संरचना होते हैं। तो त्रिविम जालक या किष्टक जालक कहते हैं। अब इसके अंदर का जो स्थल है उस स्थल को क्या कहते हैं, तो अंतरकाशी स्थल कहते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, किष्टक जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु तथा उनके बीच का रिक्त स्थान अंतरकाशी स्थल कहलाता है। इसका अर्थ यह है, जो किष्टक जालक के अंदर जो स्थान खाली होता है उस स्थान को अंतरकाशी स्थल कहा
जाता है। तो इसे अपने कॉपी में फिगर बना लीजिएगा। और किष्टक जालक की परिभाषा तो बहुत आसान था, इसे परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार के पेपर में आ चुका है कि किष्टक जालक या त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं। अब अगला समझेंगे। अब समझेंगे इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका। ये भी क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है कि इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। अब परिभाषा समझेंगे। किष्टक जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें त्रिविम में बार बार दोहराने पर किष्टक संरचना प्राप्त होती है, मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। इसका 3 नाम है। इकाई सेल कहिए, यूनिट सेल कहिए या मात्रक कोष्टिका कहिए। तो यह किष्टक जालक की संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसमें त्रिविम को क्या करती है, बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल कहलाती है। जैसे यहाँ एक देखेंगे, यह एक दीवार है और दीवार में जो ईंटें लगे होते हैं वह क्या होते हैं, छोटी से छोटी इकाई जो त्रिविम होते हैं, 3 संरचना प्रस्तुत करते हैं। और ये किष्टक क्या कहते हैं, त्रिविम को क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं, जिससे किष्टक जालक प्राप्त होती है। और यह किष्टक जालक को ही क्या कहेंगे, मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। यह एक छोटा सा जो देख रहे हैं एक ईंटा जो है, यह अंदर एक ईंटा जो देख बना हुआ है, इसी एक ईंटा को ही क्या कहेंगे, इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा है, 2 परिभाषा इसका बताया जाएगा। तो दूसरा परिभाषा को भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। किसी किष्टक जालक के सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा संरचनात्मक इकाई को एक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। तो यह जो आपको दीवार में देख रहे हैं एक ईंटा जो है वह क्या है, इकाई सेल कहा जाएगा या एक कोष्टिका कहा जाएगा या मात्रक कोष्टिका कहा जाएगा। तो यहाँ जैसे लिख लेंगे, ईंटों से बनी हुई दीवार की मात्रक कोष्टिका ईंट होगी। जो ईंटों से जो बनी हुई दीवार होती हैं, उस दीवार में जो एक ईंटा होता है वो क्या होता है, इकाई सेल होता है। नीचे लिख देंगे, एक दीवार में एक ईंट को ही इकाई सेल कहते हैं। अब अगला हेडिंग जानेंगे, एक कोष्टिका के पैरामीटर। एक कोष्टिका का पैरामीटर क्या है। अब इसका उत्तर होगा, किसी एक कोष्टिका के गुणों को 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने पैरामीटर द्वारा, 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पहला जानेंगे, इसमें कोष्टिका के 3 कोण होते हैं। कोष्टिका में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कोण का नाम क्या है, यह कोण देख रहे हैं ए है, यह बी है और ऊपर जो गया है क्या है, सी है। तो इसमें 3 कोण हो गए और उनके मध्य जो कोण बने होते हैं वह कोण का नाम क्या है, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो 3 तो आपका कोण हो गया और 3 जो हमारा कोण हो गया। तो टोटल मिला के कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर होते हैं। एक कोष्टिका में पैरामीटरों की संख्या कितनी होती हैं, तो एक कोष्टिका में पैरामीटरों की संख्या 6 होती हैं, जिसमें से 3 कोरे होते हैं और 3 जो होते हैं कोण होते हैं। 3 कोरे कौन कौन होते हैं, तो यहाँ ए बी सी, ये 3 कोरे हैं। और 3 कोण कौन कौन होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और क्या होते हैं, गामा होते हैं। तो ये अपने कॉपी में लिख लेंगे कि कोष्टिका के 3 कोरे ए कामा बी कामा सी, और यहाँ लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे कोरों के मध्य बने कोण। ये जो कोरे जो बने हैं, कोण मतलब भुजाएं के बीच जो बने कोण हैं, वो कोण को क्या कहेंगे, अल्फा बीटा एवं क्या है, गामा है। अब यहाँ लिखेंगे, इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के किष्टक जालक पाए जाते हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार कुल कितने किष्टक जालक पाए जाते हैं, तो 14 प्रकार के किष्टक जालक पाए जाते हैं, जो आगे चल के हम लोग को पढ़ेंगे। आगे चल के इसको बताया जाएगा कि 14 प्रकार के किष्टक जालक कौन कौन होते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा एक कोष्टिका के पैरामीटर
एक एक कोशिका में पैरामीटरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती हैं। और कितने किष्टक जालक होते हैं? तो 14 जालक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक कोशिका या इकाई सेल के प्रकार। अब पढ़ेंगे एक एक कोशिका या इकाई सेल के प्रकार। तो एक एक कोशिका कहिए या मात्रक कोशिका कहिए या इकाई सेल कहिए, कितने प्रकार के होते हैं? तो एक एक कोशिका या इकाई सेल जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम जानेंगे आद्य या सरल एक एक कोशिका या मौलिक सेल। पहला का नाम हो गया, पहला का नाम क्या लिखेंगे? 1 में फर्स्ट में आद्य सरल एक एक कोशिका या मौलिक सेल। और दूसरा जानेंगे, दूसरा आपका सेल के बारे कोशिका के बारे में जानेंगे, दूसरा केंद्रित कोशिका। तो टोटल कितने कोशिका के बारे में पढ़ें? 2 कोशिका यहाँ पे जानकारी पहले रखेंगे। पहला का नाम सरल एक एक कोशिका या मौलिक सेल और दूसरा का नाम क्या है? केंद्रित कोशिका। अब उसके बाद से केंद्रित कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रित कोशिका जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। काय केंद्रित घनी एक एक कोशिका जिसे BCC कहेंगे, फलक केंद्रित घनी एक एक कोशिका जिसे FCC कहेंगे और अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका को ECC कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि एक एक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक कोशिका तो देखेंगे तो 2 प्रकार पहले नाम जानेंगे, सरल एक एक कोशिका या मौलिक सेल और दूसरा का नाम क्या है? केंद्रित कोशिका। अब यह इसके बारे में अगले वीडियो में यहाँ होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे एक एक कोशिका निम्न प्रकार का होता है। पहला समझेंगे आद्य या सरल एक एक कोशिका या मौलिक सेल। इसका 3 नाम, पहला का क्या नाम? 3 नाम। पहला नाम क्या है? आद्य, दूसरा नाम सरल एक एक कोशिका या तीसरा नाम क्या है? मौलिक सेल। अब इसका परिभाषा को समझेंगे। अब इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते हैं तो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका उत्तर देखेंगे, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने पर स्थित होते हैं, वह कोशिका जिसमें जो अवयवी कण जो होते हैं वह कहाँ पे होते हैं? केवल कोनों पे होते हैं, उसे सरल एक एक कोशिका कहते हैं। इसमें कुल जालक बिंदु 8 होते हैं। इसमें कितने जालक बिंदु होते हैं? 8 होते हैं। इसे SCC कोशिका कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या बराबर। अभी समझेंगे 1/8 × 8 कहाँ से आया। पहले परिभाषा को समझेंगे। तो परिभाषा क्या बताया गया है? वह कोशिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? कोने पे होते हैं। यहाँ कोने पर या पहला या दूसरा या तीसरा और यह चौथा, यह 5वां और यह 6वां, यह 7वां और यह 8वां। इसमें क्या है? जालक बिंदु कितने होते हैं? तो जालक बिंदु 8 होते हैं। ये लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 जो हमारे क्या हैं? जालक बिंदु हैं। इसी को क्या कहते हैं? SCC कोशिका कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? 8 है, कितना है? 8 है। तो 1/8 × 8 कर लेंगे और 8 से 8 को काट देंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना है? 1 होता है। तो समझ में आ गया होगा। अवयवी कणों की संख्या एक बार और ध्यान देंगे। जैसे 8 है तो क्या लिखेंगे? 1/8 × 8 लिख करके 8 से 8 को काटेंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या मानेंगे? 1 होता है। और जालक बिंदु कितना होता है? तो 8 होता है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रित कोशिका। क्या पढ़ेंगे? केंद्रित कोशिका क्या है? तो केंद्रित कोशिका का मतलब ये हो गया, अभी हम लोग पढ़े हैं सरल एक एक कोशिका। सरल एक एक कोशिका में क्या था? अवयवी कण जो थे वह कोने कोने पे थे और इसमें जो होगा कोने के अतिरिक्त अलग भी स्थान पे होते हैं, उसी को क्या कहेंगे? केंद्रित कोशिका कहेंगे। तो अब केंद्रित कोशिका का उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इसका उत्तर होगा, इनमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोशिका कहते हैं।
तो समझ में आ गया होगा। जो अवयवी कण होते हैं कोने के अतिरिक्त कोने पर रहेंगे, उसके बाद उनके सतह पर भी रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? केंद्रित कोशिका कहते हैं। अब केंद्रित कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रित कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है काय केंद्रित घनी एकक कोशिका, जिसे BCC कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? BCC कहते हैं। दूसरा का नाम क्या है? फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसको FCC कहते हैं। और तीसरा जो है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको ECC कहते हैं। अब यहाँ पर 3 जो है एकक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे काय केंद्रित घनी एकक कोशिका या BCC किसे कहते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे काय केंद्रीय घनी एकक कोशिका, कोष्ठक में लिख देंगे BCC, या इसका दूसरा नाम होता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। दूसरा नाम भी नोट कर लीजिए, ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद से चित्र को समझेंगे। अब इसका उत्तर होगा कि वह कोशिका, ध्यान देंगे, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कोने पर रहेंगे और उसके अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है। माने एक घटक जो कण होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसे एकक कोशिका को अंतः केंद्रित कोशिका कहते हैं। तो अंतः केंद्रीय कोशिका का परिभाषा इसके हेडिंग से ही आपको याद हो जाएगा। अंतः माने अंदर, केंद्रीय माने इसके अंदर केंद्र पर एक घटक कण होते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में समझेंगे। अब इस चित्र जो देख रहे हैं यह अवयवी कण जो कोने पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसमें जो है अवयवी कण जो दिखाई दे रहे हैं, और एक घटक कण जो होते हैं वह कहाँ पर हैं? केंद्र पर स्थित होते हैं। तो इस चित्र से देखने से ही आपको परिभाषा याद हो गया। परिभाषा में क्या बताया गया है? अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में बताया गया है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं कोने के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर भी क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ऐसे एकक कोशिका को क्या कहेंगे? अंतः केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा। और इसमें कितने आपका है? 8 जो है यहाँ पर अवयवी कण है, और यहाँ एक जो है कहाँ पर है? इसके केंद्र पर स्थित होता है। अब यहाँ विशेष में इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि विशेष ही बहुत IMP है। इसमें कितने अब जालक होते हैं? इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं सरल एकक कोशिका पढ़े हैं, उसमें जालक जो हमारे कितने थे? 8 थे। इसमें जालक कितने हैं? तो इसमें जालक 9 हैं। लिखेंगे इसमें 9 जालक होते हैं। कैसे 9 जालक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आपका यहाँ गिने 2, एक 3 और एक यहाँ है 4, एक 5 6 7 8 और यह 1 8 1 9। कितने जालक होते हैं टोटल? इसमें 9 जालक होते हैं। किसमें? अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में 9 जालक होते हैं। दूसरा लिखेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या। अब अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे 8 आपका 8 अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/8 गुणे 8। 8 क्यों लिखेंगे 1/8? इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे सरल एकक कोशिका में 1/8 गुणे 8 किए थे। तो 1 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा प्लस, और यह एक जो देख रहे हैं बीच में है प्लस 1 यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब ये 8 से 8 कट जाए, 8 से 8 को काट दे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2। इसमें अवयवी कणों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है? 2 है। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या मानेंगे? 2 है।
अब आगे इसमें पढ़ेंगे, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है। परमाणुओं की संख्या को याद रखिएगा जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अवयवी कणों की संख्या जैसे निकालेंगे उसी प्रकार परमाणुओं की संख्या भी निकालेंगे। अब यहाँ 1/8 गुणे 8 कर देंगे, प्लस 1 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पे चित्र में देखेंगे 8 हमारे जो अवयवी कण जो कोने पे हैं तो इसने 1/8 लिखेंगे। अब प्लस आपका यहाँ पे प्लस यहाँ 1 यहाँ जो बीच में है इसने प्लस 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब ये भी 8 से 8 कट गया, कितने बार में जाएगा, एक बार में, और 1 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 हो गया। तो समझ में आ गया होगा अंतः केंद्रीय एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं, और अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, 2 होती हैं। अब हम लोग समझेंगे फलक केंद्रीय एक एक कोष्ठिका। अब समझेंगे फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका, जिसे FCC कहते हैं। क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। अब इसका उत्तर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका भी उत्तर समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा वह कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, कोने के अतिरिक्त मतलब कोने पर भी रहेगा और उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसे कोष्ठिका को फलक केंद्रीय एक एक कोष्ठिका कहते हैं। इसका मतलब जो अवयवी कण है वह कोने पर भी रहेगा और उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। ऐसे कोष्ठिका को फलक केंद्रीय एक एक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे अब यहाँ ध्यान देंगे, यह आपका जो है घनाभ के आकार का है। अब यहाँ देखेंगे एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है इसके अंदर कोने पर रहेगा और 6 फलक है। इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक। एक फलक, फिर इसके बाद से 1 2 के बाद से ये 3 के बाद से 4 5 6, ध्यान देंगे 1 2 3 4 हो गया, 5 1 6, कितने फलक होते हैं इसमें, तो इसके अंदर 6 फलक होते हैं और 8 जो होते हैं कोने होते हैं। यहाँ पर कोने यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर जो होते हैं कोने होते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। यह हमारे जो हैं कोने हैं, कोने पर अवयवी कण हैं 8 गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण हो गए। अब इसके केंद्र पर पहले फलक है 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, एक आगे है और उसके पीछे है, तो 4 2 6 फलक। टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। इसमें कितने जालक होंगे, तो 8 तो कोने पे दिखाई दिया और 6 फलक हो गए, तो 8 6 कितने हो गए, 14। तो इसमें लिखेंगे इसमें 14 जालक होते हैं। इसमें कितने जालक होते हैं, 14 जालक होते हैं। कैसे पता, 8 कोने पर और 6 जो है फलक पर होते हैं। अब इसमें लिखेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या। तो अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अवयवी कणों की संख्या भी अंतः केंद्रित एक एक कोष्ठिका में हम लोग भी निकाले हैं। कैसे निकाले थे, इसमें 8 है तो इसमें क्या लिखेंगे 1/8 गुणे 8 कर लेंगे। और फलक के लिए जब निकालते हैं तो 1/2 गुणे 6, फलक में 1/2 याद रखेंगे, फलक में क्या बोलेंगे 1/2 गुणे 6। अब 8 से 8 कट गया, कितने बार में गया, एक बार में गया। और 2 से 6 को काट देंगे, कितने बार में गया, तो 3 बार में गया। 3 और 1 मिलकर के कितना हो गया, तो 4। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, जब अवयवी कणों की संख्या 1/8 गुणे 8 कहाँ से आया, तो इसमें कोने पर है 8, तो इसमें लिखेंगे 1/8 गुणे 8 प्लस, और फलक में कितने हैं 6 हैं, तो 1/2 गुणे 6 कर लेंगे। 8 को 8 से कट जाएगा, 1 हो गया, 2 से 6 काटेंगे 3, 3 1 4। अब इसी तरह परमाणुओं की अगर संख्या निकालना चाहते हैं तो परमाणुओं की संख्या और अवयवी कणों की संख्या जैसे निकाले हैं सेम है। 1/8 गुणे 8 कर लेंगे प्लस 1/2 गुणे 6। 8 से 8 को काट देंगे, कितने बार में गया, तो एक बार में गया। 2 से 6 काट देंगे तो 3 हो गया। 3 1 कितना हुआ, तो 4। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, 4 होता है। तो फलक केंद्रीय एक एक कोष्ठिका समझ में आ गया होगा। फलक मतलब उसके फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। इसके फलक जो है, यहाँ फलक है, यह फलक, यह सामने देख रहे हैं ना,
ये सब फलक के केंद्र पर जो हैं अवयवी कण स्थित होते हैं। तो समझ में आ गया फलक केंद्रीय एक एक कोशिका। अब आगे समझेंगे। अब पढ़ेंगे अंतः केंद्रीय एक एक कोशिका, इसको ईसीसी कहते हैं। तो इसका भी उत्तर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो उत्तर समझ में आ जाएगा। तो कहेंगे वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं कोने के अतिरिक्त, मतलब कोने पर भी रहेंगे और उसके अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। अब यहाँ फलक देखिए, यहाँ एक फलक है, इसके विपरीत केंद्र पर यहाँ इस फलक पर और इस फलक पर एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और 8 तो कोने पर रहबे करेंगे, कितने 8 जो हैं या कोने पर स्थित होंगे, और जो आमने सामने के फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं उसी को क्या कहेंगे, अंतः केंद्रीय एक एक कोशिका। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत मतलब आमने सामने जो देख रहे हैं विपरीत फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। केंद्र मतलब बीचों बीच में यह स्थित होते हैं, ऐसे कोशिका को अंतः कोशिका कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, तो कोने पर और जो फलक के विपरीत केंद्र पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसमें जालक बिंदु कितने होते हैं, तो जालक बिंदु पहले देखेंगे, 8 तो आपको दिखाइए दे रहा है कोने, और यह 9 और यह एक मिलकर के क्या हो गया 10। तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे विशेष में इसमें 10 जालक होते हैं। इसमें कितने जालक होते हैं, 10 जालक होते हैं। अगर इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 8 तो कोने पर है, तो इसे लिखेंगे 1/8 गुणे 8 कर लेंगे, प्लस और यह फलक पर कितना है, तो फलक पर है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मिलके कितना हो गया 2, तो इसे लिखेंगे 1/2 गुणे 2 कर लेंगे। फलक के लिए 1/2 और कोने के लिए क्या लिखते हैं 1/8। 8 से 8 काट देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। 2 से 2 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा तो क्या बनेगा 2 हो जाएगा। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो जिस तरह अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं उसी प्रकार परमाणुओं की भी संख्या निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, फिर लिखेंगे, पुनः लिखेंगे 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे 2। अब 8 से 8 को काट देंगे तो एक बार में गया, और 2 से 2 को काट देंगे तो एक बार में गया, और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया, और अवयवी कणों की संख्या भी 2 होता है। तो समझ में आ गया होगा अंतः केंद्रीय एक एक कोशिका या ECC। अब पढ़ेंगे संकुलन दक्षता मोस्ट IMP प्रश्न है। तो संकुलन दक्षता की परिभाषा पहले समझेंगे, उसके बाद से उसका सूत्र समझेंगे। तो उसका परिभाषा होगा किसी परमाणु के द्वारा, ध्यान देंगे, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। कितना आसान है, किसी परमाणु के द्वारा जो घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता का सूत्र होता है एक परमाणु का आयतन बटा कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। तो संकुलन दक्षता का सूत्र याद रखिए, क्योंकि यह सूत्र के सहायता से SCC का संकुलन दक्षता, ECC का, FCC का संकुलन दक्षता की गणना किया जाएगा। तो संकुलन दक्षता का एक और परिभाषा बना सकते हैं। ये परिभाषा होगा एक परमाणु का आयतन और कुल परमाणु का आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो संकुलन दक्षता का परिभाषा एक ऊपर लिखा गया है, और एक परिभाषा और बना सकते हैं कि एक परमाणु का आयतन और कुल परमाणु का आयतन का अनुपात संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि 100 है, 100 से गुणा है, इसलिए इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो आज का जो लाइव क्लास चला है, तो आज इतना ही इस लाइव क्लास में रहेगा, और कल जो शाम को 7 बजे लाइव क्लास में आएंगे तो उसमें मोस्ट IMP के हेडिंग को लेकर के आएंगे। जैसे में
कल हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में निविड़ संकुलन मोस्ट IMP